हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 4 द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो अब उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, री राइट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है एंड आपका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, V.D. Savarkar named the struggle of 1857 as dash. So its answer will be War of Independence. Then second question is dash united the Ramoshish to rebel against the British and इसका आंसर है उमाजी नायक. Question number 3 है, after the struggle of 1857 the post of dash was created in British government to look after the affairs of India. तो इसका आंसर होगा Secretary of States. Then question number 4 है, dash was the governor general who annexed the princely state. इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजंस. आपको जो सेंटेंसेस दिए हैं आपको उन्हें समझाना है और साथ ही साथ उनकी वजह भी बतानी है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द पैकास मेड आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश. वाई? The Paikas were the traditionally armed force of Odisha. They were warriors and were charged with policing function during peacetime. The Paikas were separated into 3 ranks notable by their occupation and the weapons they handled. तो जो Paikas थे traditionally उन्हें armed force माना जाता था उड़ीसा की. ये warriors थे और इनकी responsibility थी policing function peace time पे. जो पैकास थे उन्हें 3 रैंक में सेपरेट किया गया था और किस हिसाब से उनकी ऑक्यूपेशन और क्या वेपन वो हैंडल करते हैं. द पैक रिबेलियन ऑल्सो कॉल्ड द पैका विद्रोहा. इट वॉज आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. द पैकास यूनाइटेड एंड रिवॉल्ट अंडर द लीडर बख्शी जगाबंधु. जगन्नाथ वॉज प्रोजेक्टेड एज द सिंबल ऑफ उड़ीसा यूनिटी. तो जो ये पैक रिबेलियन थे इन्हें पैका विद्रोह भी कहा जाता था और ये आर्म्ड रिबेलियन थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट खड़े हुए थे. ये सब यूनाइटेड हुए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ बख्शी जगबंधु एंड जगन्नाथ वॉज प्रोजेक्टेड. जगन्नाथ को प्रोजेक्ट किया गया था इनका सिंबल की तरह. द पैका रिबेलियन हैड several social, economic and political reasons. The Paikas were alienated by the British who took over the hereditary rent-free lands granted to them after the attack of Khudra. They were also subjected to shakedown and oppression at the hands of British government and its servants. तो ये जो पैका रिबेलियन थे इनके रिबेल करने के बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रीजंस थे. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनके साथ क्या किया था, इनके जो हेरिडिटरी लैंड थे, रेंट फ्री लैंड थे, उस पे अटैक करके अटैक ऑफ खुदरा में इनसे छीन लिया था और साथ ही साथ इसी के कारण बहुत ज़्यादा ऑपरेशन सहना पड़ा था इन्हें ब्रिटिशर्स के हाथ पे. तो इसी कारण से ये लोगों ने रिबेल किया था उनके अगेंस्ट. नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, देयर वॉज डिसकंटेंट अमॉन्ग द हिंदू एंड मुस्लिम सिपॉयज. जो हिंदू और मुस्लिम सिपॉयज थे, सैनिक थे, उन्हें क्या परेशानी थी एंड क्यों थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से. सिपॉयज इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल वर रिगार्डेड एज पावरलेस एंड होपलेस पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म. यूपी एंड बिहार वर रीजन्स ऑक्यूपाइड बाय द सिपॉयज. Annexation of earth by British led to maladministration. The sepoys began to develop discontent. तो जो सिपॉयज थे ब्रिटिश रूल में के टाइम पे उन्हें पावरलेस माना जाता था और होपलेस पीजेंट्स माना जाता था जो यूनिफॉर्म में खड़े हैं. यूपी और बिहार एरिया के जो लोग थे बेसिकली उन्हें सिपॉय बनाया गया था और जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिशर्स का वो भी सही नहीं था, इसीलिए सिपॉयज को प्रॉब्लम्स होने लगी ब्रिटिशर्स से. द मेन रीजंस जिस कारण से सिपॉयज को प्रॉब्लम थी, दे वर फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सिपॉयज इन ऑल द वेज, सेकेंड लो वेजेस एंड कॉन्स्टेंट फिजिकल अब्यूज फ्रॉम द बॉसेस, एंड थर्ड वन इज नो परमिशन टू पुट
कास्ट मार्क्स और रिलीजियस क्लॉथ। सबसे पहला रीज़न है कि भेदभाव होना, मतलब जो इंग्लिश सिपॉयज़ थे उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलती थी, ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, एंड इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। साथ ही साथ इन्हें कम वेजेस मिलती थी, फिजिकल अब्यूज़ भी इनका होता था, और साथ ही साथ अपने कास्ट के कोई भी मार्क्स रखना, रिलीजियस क्लॉथ्स पहनना इन्हें अलाउड नहीं था। इन्हें सब वेस्टर्न कल्चर ज़बरदस्ती फॉलो करना पड़ता था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियन सिपॉयज़ कुड नॉट कीप स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। क्यों ऐसा हुआ था? जब इंडियन सिपॉयज़ ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट खड़े हुए तो वहाँ पे वो स्टैंड नहीं कर पाए। On May 11, 1857, Indian sepoys revolted against in the British in Meerut over the use of cartridges greased with pig and cow fat. The sepoys attacked the British magazine to capture the weapon stores stocked there, but the sepoys could not withstand the British army. 11th of May 1857 को sepoys ने रिवॉल्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मेरठ पे, क्योंकि उन्हें जो कार्टिजेस यूज़ करने के लिए दिए जाते थे या तो वो पिग के फैट से बनते थे या काऊ के फैट से बनते, तो इससे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उन्हें वो हैम्पर होते थे। एंड इसी कारण से सिपॉयज़ ने ब्रिटिश मैगज़ीन जहाँ पे बनती थी उसे वहाँ अटैक किया था, ताकि वहाँ पे जो वेपन स्टोर है वहाँ से वेपन ले सकें, लेकिन सिपॉयज़ वहाँ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं खड़े हो पाए। क्यों? द रीजन्स आर, सबसे पहला है पॉलिटिकल रीजन। The higher class people like princes and educated class stayed away from the revolt. The revolt did not spread to a large area. The sepoys could not point out an alternative to the current British rule. सबसे पहला रीज़न है जो हायर क्लास लोग थे, जैसे प्रिंसेस थे और जो भी पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग रिवॉल्ट से दूर रहे, और जो रिवॉल्ट है वो ज़्यादा एरिया में फैल नहीं पाया, मतलब कुछ ही पर्टिकुलर एरिया के लोगों ने ही ये रिवॉल्ट किया। और जो सिपॉयज़ थे उन्हें नहीं पता था कि हम कैसे अभी जो करंट ब्रिटिश रूल है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। सेकेंड है मिलिट्री रीजंस। मिलिट्री रीजंस क्या थे? द ब्रिटिश आर्मी वॉज वेरी स्मॉल, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रॉन्ग। द मिलिट्री सप्लाईज ऑफ द सिपॉयज़ वर लिमिटेड। जो ब्रिटिश आर्मी थी भले ही वो छोटी थी पर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज थी, डिसिप्लिन थी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। यदि हम देखें तो उनके पास बहुत सारे क्या थे, वेपन्स थे, और जो हमारे जो सिपॉयज़ खड़े थे उनके पास जो मिलिट्री सप्लाईज थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे। Now third one is organizational reasons. The sepoys were unorganized and unplanned and very weak leadership. Leaders like Nana Sahib, Tatya Tope were not efficient enough to confront the British army. The revolt was undirected and did not have any motive. और हमारे जो सिपॉयज़ थे वो अनऑर्गेनाइज थे और उनकी कुछ खास प्लानिंग भी नहीं थी और लीडरशिप भी सही नहीं थी। जैसे उस समय के लीडर थे नाना साहिब हो गया, तात्या तोपे हो गया, ये बहुत ही इफ़िशिएंट नहीं थे ब्रिटिश आर्मी के सामने खड़े होने के लिए। और जो रिवॉल्ट था वो अनडायरेक्टेड था और उसका कुछ खास मतलब कोई डायरेक्शन नहीं थी उसके पास, और ना उसका कुछ खास मोटिव बन पाया था जिससे ये रिवॉल्ट में सिपॉयज़ जीत पाते। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। After the struggle, Indian army was divided on the basis of caste. ऐसा क्यों हुआ था? So after 1857 revolt, there was a systematic reorganization of army was done for the following reasons. इन reasons के कारण again army में systematic reorganization किया गया था. A. To prevent the repetition of another revolt like that of 1857. पहला रीज़न है कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था वो दोबारा रिपीट ना हो। सेकेंड वन इज़ टू यूज़ द इंडियन आर्मी टू डिफेंड द इंडियन टेरिटरी ऑफ एम्पायर फ्रॉम अदर इम्पेरियलिस्ट पावर इन द रीजन्स लाइक रशिया, जर्मनी एट्सेट्रा। सेकेंड रीज़न था कि इंडियन आर्मी को यूज़ करना था। क्यों यूज़ करना था? इंडिया की जो भी टेरिटरी है, एम्पायर्स हैं, उन्हें बचाए रखने के लिए इम्पेरियलिस्टिक पावर्स जैसे रशिया और जर्मनी से। सी. द राइफल्स गिवन टू इंडियंस वर ऑफ एन इन्फीरियर क्वालिटी टिल 1900। साथ ही साथ जो भी इंडियन सिपॉयज़ को राइफल्स दिए जाते थे वो बहुत ही सस्ती क्वालिटी के होते थे, क्योंकि यदि ये कभी रिवॉल्ट कर भी दे तो इनके पास इतने अच्छे वेपन्स ना हो। डी.
No Indians were allowed in the office rank, and the highest rank an Indian could reach till 1914 was that of a सूबेदार. नेक्स्ट रीज़न ये था कि किसी भी इंडियन को हाई रैंक ऑफिसर की पोजीशन नहीं दी जाती थी, और हाईएस्ट रैंक जो इंडियन को मिलती थी वो थी सूबेदार की 1914 तक. The Indian branch was reorganized on the basis of policy of balance and counterpoise and rule. और अब जो नया रीऑर्गेनाइजेशन किया गया वो एक बैलेंस के हिसाब से किया गया, रूल के हिसाब से किया गया. द सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट was stated to be non-martial. Caste and communal companies were introduced in all the regiments to form a mixture of various socio-ethnic groups so as to balance each other. पहली बात, जिस भी सोल्जर्स अवैध के, बिहार के, सेंट्रल इंडिया के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस रिवॉल्ट पे, उन्हें नॉन मार्शल माना गया और उन्हें फिर आर्मी में नहीं रखा गया. अलग अलग कास्ट के, कम्युनल कंपनीज के लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया आर्मी में ताकि अलग सोशियो एथनिक ग्रुप्स भी इस आर्मी का पार्ट बन सके. Communal caste tribals was made positive to check the growth of nationalist feeling among soldiers. Alert efforts were made to separate the soldiers from life. They were controlled through measures such as preventing newspapers, journals, nationalist publication from reaching them. तो जो कम्युनल कास्ट थे, ट्राइबल्स थे, ये देखा गया कि इनके मन में अपने नेशन के लिए कोई फीलिंग तो नहीं जाग रही है. साथ ही साथ ऐसे जो भी सोर्सेस थे, जिन सोर्सेस के थ्रू इनके मन में नेशनलिस्ट फीलिंग है, उन सोर्सेस से सोल्जर्स को दूर रखा जाता था. जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए, जर्नल्स हो गए, नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस हो गए. एंड लास्ट वन, on the whole, the British Indian Army stayed on a valuable military machine. और जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी वो ब्रिटिशर्स की सबसे वैल्यूएबल मिलिट्री मशीन थी. मतलब जो ब्रिटिशर्स इस कंट्री में टिक रखे थे वो कहीं ना कहीं अपनी मिलिट्री के कारण ही टिक रखे थे. तो ये सारे रीजंस हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, द ब्रिटिश इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज. हमारी जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी उन पे ब्रिटिशर्स बहुत ही हैवी टैक्सेस क्यों लगाते थे? द रीजंस आर: ए, द इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैड देयर लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड मार्केट. एट द सेम टाइम ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वर व्लेजिंग एट द अटैक. उस समय जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी वो पूरे वर्ल्ड के मार्केट में बहुत ही लीडिंग इंडस्ट्रीज थी, और उस समय ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्री थी वो बस हम कह सकते हैं धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी. बी, टू एडवांस द पोजिशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द मार्केट दे फोर्स हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज. सेकेंड रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स के जो गुड्स हैं उन्हें सस्ते में बेचा जाए कम टैक्सेस लगा के, और इंडिया के गुड्स को हायर टैक्सेस लगा के ज़्यादा रेट में बेचा जाए ताकि ब्रिटिशर्स के गुड्स चले. सी, हैवी ड्यूटीज़ वर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ प्लेन क्लॉथ. एक सादा कपड़ा भी होता था उस पर भी बहुत ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लगती. मतलब उसे कंट्री के बाहर भी भेजने के लिए बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाई जाती थी. टू पुट अप विद दिस एक्सपेंसेस इंडस्ट्रीज हैड टू रेज द प्राइसेस ऑफ गुड्स वेयर ब्रिटेन गुड्स वर चीपर. और इसी कारण से इतने टैक्सेस को पे करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स थे इंडियन इंडस्ट्रीज़ के, उन्हें अपने जो भी रेट्स हैं वो इंक्रीज़ करने पड़ते थे, जहाँ पे ब्रिटेन के जो गुड्स थे वो बहुत ही सस्ते थे. ई, as a result, Indian goods were misplaced from their lead in the market and the British industries started to flourish. Later, the pattern of the company commercial relation with India underwent a qualitative changes. The Indian market and workers suffered, but the British gained out of it. और इसी के कारण जो इंडियन गुड्स थे वो मिसप्लेस हो गए थे अपने लीडिंग मार्केट से, और जो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज थी वो फ्लोरिश करने लगी थी. और लेटर ऑन इंडिया के जो कमर्शियल रिलेशन थे उस पर बहुत चेंजेस आए. इंडियन मार्केट जो था और यहाँ के जो वर्कर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा सहना पड़ रहा था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट हो रहा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. सो फर्स्ट है, व्हाट वर द सोशल कॉजेज बिहाइंड द स्ट्रगल ऑफ 1857. जो स्ट्रगल ऑफ 1857 हुआ था, सोशल रीजंस क्या थे उसे होने के? तो आंसर है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज कॉल्ड अ सिपॉय म्यूटिनी.
Great Revolt and the First War of Indian Independence is the turning point in the account of pre-independent and early colonial India. The revolt was the result of religious insult to the sepoys. तो जो revolt था 1857 का, इसे sepoy mutiny, Great Revolt या फिर First War of Indian Independence कहा जाता है. ये pre-independence के पहले या early colonial India का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था और इसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया आगे हमारे नेशनल लीडर्स को. और ये जो रिवॉल्ट था एक्चुअली ये इसलिए हुआ था क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट जो थे वो हार्म हुए थे सिपॉयज़ के. द सोशल कॉजेज बिहाइंड द रिवॉल्ट आर, एक्चुअली सोशल रीजंस जो थे इस रिवॉल्ट के पीछे वो ये थे पॉलिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल. अंडर द ब्रिटिश रूल ईच रीजन बिकेम अ सीन ऑफ resistance and revolt. The landholders were so depressed and unsatisfied. The expansionist and annexationist policies of the British power in India made all the Indian rulers, Hindu and Muslim, look with doubt and develop hate towards to the British power in India. तो एक्चुअली पॉलिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रीजंस ये थे कि ब्रिटिश रूल के अंदर हर जगह में लोगों को रेजिस्टेंस फील हो रही थी. उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उनके साथ गलत हो रहा है और वो ब्रिटिशर्स को अपने देश से निकाल फेंकना चाहते थे. और साथ ही साथ हर जगह रिवॉल्ट हो रहा था. लैंड होल्डर्स जो थे, जिन भी फार्मर्स के लैंड होते थे, वो बहुत ही डिप्रेस थे और बहुत ही अनसेटिस्फाइड थे. और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स की जो एक्सपेंड करने की अपनी पॉलिसी थी वो बहुत ही गलत थी, जिससे हर जगह इंडियन रूलर्स जो थे, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको हेट डेवलप हो रहा था ब्रिटिशर्स की तरफ. Now, economic reason. A. The economic policies of the British resulted in ruin to all the segments of Indian society. Due to colonial policies of economic abuse, industry and agricultural suffered and India became deindustrialized, broken and in debt. तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की, इसके कारण हमारी सोसाइटी का हर सेगमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था. जो कॉलोनियल पॉलिसी थी उस पे इकोनॉमिकली हर एक इंडियन का अब्यूज़ हो रहा था, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, सब कोई सफ़र कर रहे थे. और हमारी इंडस्ट्री में, हमारे इंडिया में जहाँ इंडस्ट्री फ्लोरिश होनी चाहिए थी, वहाँ ही उसी जगह पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था. लोग ब्रोकन थे एंड लोग धीरे धीरे डेप्ट में जाते जा रहे थे, एंड जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कम्प्लीटली फ़ायदा ही हो रहा था. नाउ सोशल एंड रिलीजियस. द सोशल एंड रिलीजियस पार्शियलिटी द ब्रिटिश वॉज unbearable. Viewing the Indian as racially inferior and cultural backwards made many problems in India. Social and religious partiality जो होती थी, actually socially इंडियंस को बैकवर्ड माना जाता था. एंड उसके बाद इंडिया के जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट थे उन्हें भी हार्म किया गया था. कैसे किया गया था? कार्टिलेज जो थे उन्हें काऊ के, पिग के फैट से बना के. और इसी कारण से रेशियल इन्फीरियरिटी भी इंडियंस को फेस करनी पड़ती थी. और साथ ही साथ कल्चरली भी बैकवर्ड होते जा रहे थे इंडियंस ब्रिटिशर्स की अलग अलग पॉलिसीज़ के कारण. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एंड द इमीडिएट कॉस्ट. मंगल पांडे, a sepoy of Barrackpore near Calcutta on 23rd March in 1857 initiated the revolt of sepoys and it started as the revolt of the people. तो मंगल पांडे जो कि बैरकपुर, जो कि कैलकाटा के पास सिचुएटेड है, वहाँ के एक सिपॉय थे जिन्होंने 23 मार्च 1857 को रिवॉल्ट किया ऑफ सिपॉयज. और यहाँ से लोगों का सबसे पहला रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ. मंगल पांडे वॉज अ स्पोक पर्सन ऑफ अ टोटलिटी ऑफ सिपॉयज anger against the British. The unrest of the sepoys in the army of the British is spontaneous outburst against the British officers. Next, जो मंगल पांडे थे वो एक स्पोक पर्सन थे और उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. और जो अनरेस्ट था सिपॉयज का ब्रिटिश आर्मी में वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा था. On May 11, 1857, Indian sepoys revolted against the British and made it over the use of cartridge greased with pig and cow fat. Though a failure, the revolt of 1857 made an
immense influence on the mindset of Indian people. The British could easily suppress the revolt as they had enough armed forces. तो on May 11, 1857 इंडियन सिपॉयज जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया मेरठ पे, क्योंकि वहाँ पे अगेन उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए थे, क्योंकि जो कार्टेजेस होते थे उनमें पिग और काउ के फैट यूज़ किए जाते थे। और ये 1857 का रिवॉल्ट फेल तो हुआ था, लेकिन लोगों के माइंडसेट में बहुत चेंज आया था कि हाँ वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने बहुत ईजिली इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया था, क्योंकि उनके पास बहुत ही बड़ी आर्म फोर्स थी। द सिपॉयज वर अनऑर्गेनाइज्ड बट दे कुड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ द नीड फॉर इंडिपेंडेंस अमॉन्ग इंडियंस। जो सिपॉयज थे भले वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं थे, लेकिन एक सेंसेशन उन्होंने इंडिपेंडेंस की इंडियन के दिमाग में क्रिएट कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड इंडियंस फेल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857? On 11th May 1857, Indian sepoys revolted against the British in Meerut over the use of cartridge greased with pig and cow fat. The sepoys attacked the British magazine to arrest weapon stores stocked there, but the sepoys could not withstand the army. तो ये आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की तरह पूरा सेम है, इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग दिस आंसर। आप इसे एज इट इज़ लिख लीजिए, पूरा सेम आंसर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857। द 1857 रिवॉल्ट फेल्ड एंड क्रश्ड बाय सुपीरियर मिलिट्री फोर्स ऑफ ब्रिटिश was a significant event of far-reaching consequences in the history of British rule in India. 1857 का जो रिवॉल्ट था भले वो फेल हुआ था एंड ब्रिटिशर्स की सुपीरियर मिलिट्री फोर्स ने उसे क्रश कर दिया था, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ब्रिटिशर्स को सहने पड़े। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट में बी सब डिवाइडेड एज पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। द ब्रिटिश क्राउन गेव अप द पॉलिसी ऑफ सेकेंडरी आइसोलेशन एंड एडवोकेटेड अ पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट कॉम्बिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नेटिव स्टेट्स। The transfer of power from a trading company to the power of Britain by the Government of India Act 1858। तो ब्रिटिश क्राउन जो थे उन्होंने जो पॉलिसी थी ऑफ सेकेंडरी आइसोलेशन वो छोड़ दी थी और नाउ सबऑर्डिनेट कॉम्बिनेशन की पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली थी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ले लिया था और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर वो डायरेक्टली इंडिया को रूल करने लगे थे। सी, द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज चेंज ऑफ वाइस रॉय। एंड डी, द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन इंडिया वॉज सेंट्रलाइज्ड इफेक्टिवली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट ये है कि पहले गवर्नर जनरल्स होते थे हमारे इंडिया में एंड फिर वाइस रॉय होने लगे एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी इंडिया में उसे सेंट्रलाइज कर दिया गया। कैसे? एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप करके, ट्रांसपोर्ट और रोड्स और सारी चीज़ें बनवा कर। नाउ changes the army. A, before the revolt of 1857, the army of the British in India was divided into major divisions. The weapon section was entirely kept under the British. There were more European soldiers in the army and the expenditure on the army doubled up. तो रिवॉल्ट से पहले क्या था कि जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी उसमें मेजर डिविजन्स थे। कैसे डिविजन्स होता था? वेपन्स के हिसाब से। और ज़्यादा यूरोपियन सोल्जर्स को ऐड किया गया आर्मी में और आर्मी का जो खर्चा था उसे डबल कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को समझ आया कि इस कंट्री में टिकने का तरीका सिर्फ यही है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग आर्मी रखनी पड़ेगी। सोशल इफेक्ट, India developed the growth of social distance between the Hindus and Muslims, which led to the communalization of social life and partition of India on communal lines. Thus, the revolt of 1857 had numerous consequences in the social life of India. तो इंडिया का ग्रोथ हुआ, किस चीज़ पे ग्रोथ हुआ कि इंडिया में जो प्रॉब्लम थी हमेशा से हिंदू मुस्लिम्स की, उसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने हटाया और जो सोशल डिस्टेंस था वो और ज़्यादा ही इंक्रीज़ होते गया और इसीलिए कम्युनलाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ हो गया और इंडिया का पार्टीशन होने की बात होने लगी। इसीलिए जो 1857 का रिवॉल्ट है इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस पे। द ब्रिटिश टुक ऑल द स्टेप्स टू अवॉइड एनी रिवॉल्ट इन फ्यूचर। द रीअरेंजमेंट इन ऑल द फील्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ सेफ्टी मेजर फॉर इट। द रिवॉल्ट मेड द ब्रिटिश मूव।
और इसलिए 1857 का जो रिवॉल्ट है इसका सोशल लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। ब्रिटिशर्स ने सारे स्टेप्स लिए कि आगे कोई रिवॉल्ट ना हो पाए, और हर फील्ड में एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से रीअरेंज किया गया और पूरे तरह से सेफ्टी रखी गई। What were the changes in British policy after the struggle of 1857? So, the revolt of 1857 made changes in every field of life, and the Britishers determined to take necessary actions not to repeat such an uprising thereafter. तो जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हर फील्ड ऑफ लाइफ में। ब्रिटिशर्स अब बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो चुके थे कि हमें हर तरीका लेना है ताकि अगली बार ऐसा कोई रिवॉल्ट ना हो पाए। So firstly, a commercial policy. British tried constantly to open new markets for Indian goods in Britain. Thereby, it improved the export of Indian manufacturers and thus encouraged their production. As a result of such excessive import duties and the development of machine industry, Indian export to foreign countries fell rapidly. Britishers ने constantly क्या किया, नए नए markets खोले इंडियन गुड्स के ब्रिटेन में, और इससे क्या हुआ कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का एक्सपोर्ट था, जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसे इनकरेज किया गया। लेकिन इसके साथ क्या किया गया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई, और मशीन इंडस्ट्रीज़ तो इंडिया में थी नहीं, तो इंडिया को फॉरेन कंट्रीज़ में जो एक्सपोर्ट था भेजना वो बहुत महंगा पड़ने लगा, एंड एक्सपोर्ट rapidly fall हो गया। Now B, the loss of wealth policy. The British exported to Britain part of India's wealth and resources. India did not get any adequate economic return. This made an economic drain in India. Britishers क्या करते थे कि इंडिया का पैसा अपने ब्रिटेन में भेजते थे, इंडिया के रिसोर्सेज अपने ब्रिटेन में भेजते थे, और इसके बदले इंडियंस को कुछ भी अच्छा इकोनॉमिक रिजल्ट नहीं मिलता था, जिस कारण से इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था इंडियंस का। By the end of 18th century, the drain formed nearly 9% of national income. The drain took the figure of an overload of India's export over its imports, for which India got no return. तो 18th century के एंड तक ऐसा हो गया था कि जो ड्रेन था वो कम से कम 9% ऑफ इंडियन नेशनल इनकम था, और जो ड्रेन था इसका फिगर ऐसा था कि इंडियन एक्सपोर्ट जो था इम्पोर्ट के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा था, मतलब इंडिया से चीज़ें बहुत ज़्यादा जा रही थी पर यहाँ पे आ कुछ नहीं रही थी, और ना कुछ अच्छा खासा रिटर्न इंडियंस को मिल रहा था। ब्रिटिश colonial rule did huge damage to India's economic system. The changes in the policy were actually to take away the wealth of India at the earliest. The revolt of 1857 made the Britishers frightened about the chances of being kicked out from India, the country which they had been invading and ruling brutally. और ब्रिटिश colonial rule जो था उसे बहुत इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा था, इसीलिए पॉलिसी में चेंजेस करने की ज़रूरत थी, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इस देश का सारा पैसा हम लूट लें। जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, इसने ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा ही डरा दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर था कि हमें इस देश से निकाल के फेंक दिया जाएगा, और वो तो इस कंट्री को रूल करना चाहते थे जिसे उन्होंने इन्वेट किया था एंड ब्रूटली रूल कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।